कैरेबियन सागर में जूलिया और टॉम अपने बच्चों कैसी और बेन के साथ नाव की सैर का मजा ले रहे होते हैं। तभी टॉम और बेन तो मछली पकड़ने में लग जाते हैं, जबकि कैसी अपने हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है और जूलिया पानी में तैर जाती है। तभी अचानक एक तेज लहर जूलिया को खींचने लगती है और कुछ ही मिनट में वो देखती है कि नाव से बहुत दूर हो गई है, जिसे देख वो घबरा जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन कैसी संगीत सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बेन भी मछली पकड़ने में ध्यान लगाए होता है, लेकिन तभी सौभाग्य से टॉम जूलिया की आवाज सुन लेता है। वो जल्दी से नाव को उसकी ओर ले जाता है और फिर पानी में कूदकर जूलिया को बचा लेता है। टॉम जूलिया को सुरक्षित वापस नाव पर ले आता है। जूलिया डर गई थी। वो कहती है कि उसे नहीं समझ आया कि लहर ने उसे क्यों खींचा, क्योंकि समुद्र तो शांत लग रहा था। फिर टॉम को बहुत राहत मिलती है कि उसकी पत्नी अब सुरक्षित है और सबको समझाता है कि कोई भी अब नाव से दूर रहने की कोशिश न करे। बाद में पूरा परिवार बेन का 13वां जन्मदिन मनाने के लिए एक मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है। सबसे पहले तोहफे दिए जाते हैं। बेन को उसके पिता से एक नया लैपटॉप मिलता है, जबकि उसकी बहन कैसी उसे एक जेलीफिश मास्क देती है और उसकी माँ जूलिया उसे डोमिनिकन हार देती है ताकि वो बुरी आत्माओं से बचा रहे। इसके बाद सभी मिलकर एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और केक काटने की तैयारी करते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड एडम की वीडियो कॉल आती है। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो एडम से बात करने के लिए बेताब होती है, लेकिन कॉल बीच में रुक जाती है क्योंकि कैमरे में एक बहुत बड़ा तूफान दिखता है जो शहर के पास आ रहा होता है। कैसी को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने पहले ऐसा तूफान कभी नहीं देखा था। वो अपने माता पिता को इसके बारे में बताती है। उसी समय सबको समुद्र में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे देखते हैं कि बड़ी बड़ी हम्बैक वेल उनकी नाव के पास तैर रही हैं। ऐसा लगता है कि वे कहीं दूर जा रही हैं। उनमें से एक वेल नाव से टकरा जाती है। इसके बाद टॉम जल्दी से ये देखने नीचे जाता है कि कहीं नाव को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद पानी से बाहर आता है और कहता है कि किसी समुद्री जानवर ने उसे चोटिल कर दिया है। उसे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उसके कंधे पर गहरा जख्म है। फिर जूलिया जल्दी से पट्टी करने लगती है। इस बीच उन्हें पता चलता है कि वेल की टक्कर से नाव का एक प्रोपेलर टूट गया है। अब उन्हें नाव को बंदरगाह तक वापस ले जाने के लिए मदद चाहिए। तभी जूलिया रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उनके फोन भी नेटवर्क से बाहर हैं। अब उनके पास बस यही उम्मीद है कि कोई जल्दी मदद के लिए आए। तभी टॉम बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिनों के लिए खाने पीने का सामान बचा है। फिर एक और परेशानी आ जाती है। वे आसमान में कुछ चमकता हुआ देखते हैं, जैसे आसमान से उल्का पिंड गिर रहे हों। उनमें से एक जलती हुई चीज नाव के बहुत पास गिरती है, जिसे देख टॉम जल्दी से इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन अब दूसरा प्रोपेलर भी टूट गया है। इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है और रुक जाता है। तभी टॉम ध्यान से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये उल्का पिंड नहीं है, बल्कि टूटे हुए उपग्रहों के टुकड़े हैं और उनमें से और भी नाव की ओर आ रहे हैं। टॉम जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगा लेता है और उन्हें बचाने के लिए अपने शरीर से ढक लेता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उल्का पिंड नाव से नहीं टकराया था। फिर भी बाहर रहना बहुत खतरनाक था, इसलिए पूरा परिवार केबिन में चला जाता है और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन उपग्रहों की टक्कर से नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। नाव हिलने लगती है और इस झटके में बेन को चोट लग जाती है। तभी उसके माता पिता उसे उठाकर धीरे से सोफे पर बैठा देते हैं। इसके बाद टॉम अपने बच्चों को लाइफ सपोर्ट पहनाता है और फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है। उसी समय एक जोरदार तूफान आ जाता है, जिससे नाव और ज्यादा हिलने लगती है। इतनी हलचल और डर से जूलिया की नाक से खून बहने लगता है और कैसी को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। बेन को भी बहुत तकलीफ होती है। वो अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन नाव के हिलने के कारण वो सीढ़ियों पर गिर जाता है। प्रकृति की ताकत से लड़ते हुए जूलिया और टॉम अपने बच्चों की मदद करते हैं। वे चारों केबिन में इकट्ठा होकर तूफान शांत होने का इंतजार करते हैं। कई घंटे तनाव में बिताने के बाद अगली सुबह पूरा परिवार सुरक्षित होता है, लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जहाज बुरी तरह से टूट चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जहाज समुद्र में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सूखी और सुनसान जमीन के बीच में खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा समुद्र कहीं और चला गया और वहां अब बस एक बड़ा रेगिस्तान बचा है। टॉम को शक होता है कि शायद वैसा ही कुछ हुआ है जैसा करीब 7 लाख साल पहले हुआ था, जब धरती के नॉर्थ साउथ पोल बदल गए थे। अगर ये सच है तो हो सकता है समुद्र की बहुत बड़ी लहरें उठी हों और इस वजह से करोड़ों लोग मारे गए हों। ये सुनकर कैसी बहुत दुखी हो जाती है। उसे डर लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड एडम के साथ कुछ बुरा हो गया हो। वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। तभी उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वे जल्दी से जहाज की मरम्मत करने और जितना हो सके उतना खाना पानी इकट्ठा करने निकल जाते हैं। बेन भी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने जन्मदिन के गुब्बारे लेता है और उन्हें रस्सी से बांधकर ऊपर उठाता है, ताकि अगर आसपास कोई हो तो वो उन्हें देख
सके। उसी समय टॉम रेडियो को ठीक करने में सफल हो जाता है और फिर से मदद के लिए कॉल करता है। इस बार उसे किसी नाम के लड़के का जवाब मिलता है। वो कहता है कि वो एक पनडुब्बी का कैप्टन है। उसकी पनडुब्बी समुद्र की गहराई में खोज कर रही थी, लेकिन जब पृथ्वी के पोल बदल गए तो धरती के बीच में जमीन आ गई। वो ये भी कहता है कि ये घटना शायद इंसानों की गलती का नतीजा है, जैसे प्रदूषण फैलाना और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। तभी कैप्टन बताता है कि उसकी पनडुब्बी के कंप्यूटर से ये जानकारी मिली है कि यही घटना फिर से 1 हफ्ते के अंदर दोबारा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि समुद्र दोबारा अपनी जगह पर लौटेगा और रास्ते में जो भी आएगा उसे नष्ट कर देगा। इसलिए अब वो उन्हें सलाह देता है कि वे जितनी हो सके उतनी ऊंचाई पर चले जाएं, वरना वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर कॉल खत्म होने से पहले टॉम पूछता है कि क्या पनडुब्बी इस जोरदार बदलाव को झेल पाएगी। तभी कैप्टन कहता है कि शायद पनडुब्बी बच सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोगों के लिए ही जगह है। अपने बच्चों की जान की चिंता करते हुए टॉम और जूलिया उससे गुजारिश करते हैं कि वो कैसी और बेन को पनडुब्बी में जगह दे, ताकि कम से कम उनके बच्चे तो बच सकें। जिसे सुन कैप्टन अब इस बात के लिए मान जाता है और उन्हें पनडुब्बी की लोकेशन बताता है, जो यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। अब जब उनके पास एक रास्ता है तो टॉम अपने परिवार से कहता है कि वे रात को थोड़ा आराम करें, क्योंकि अगली सुबह उन्हें लंबी यात्रा शुरू करनी है। फिर सुबह होते ही पूरा परिवार जितना हो सके उतना खाना और पानी इकट्ठा करता है। उसी वक्त टॉम देखता है कि एक अजनबी उनके जहाज के पास आ रहा है। उस आदमी के साथ एक कुत्ता है और उसके हाथ में एक फोन। टॉम उसे दोस्ती का इशारा करते हुए पानी की बोतल देता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी पानी पीकर खत्म करता है, वो अचानक टॉम पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर जूलिया डर और गुस्से में अपने पति को बचाने दौड़ती है, लेकिन वो आदमी टॉम के गले पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब कुछ भी करने में असमर्थ जूलिया जैसे ही अपने बच्चों को चेतावनी देने दौड़ती है, वो आदमी उस पर हाथों फेंकता है, जो जूलिया के कंधे में लग जाता है। गंभीर चोट लगने के बावजूद जूलिया किसी तरह जहाज तक भागती है और अपने बच्चों के साथ खुद को अंदर से बंद कर लेती है। उस आदमी ने भी पीछा किया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अंदर जूलिया कैसी और बेन को एक फ्लेयर देती है और उन्हें कहती है कि वे सोफे के नीचे बने डिब्बे में छिप जाएं। फिर वो खुद बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू साथ ले लेती है। कुछ देर बाद वो आदमी नाव के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और बचने वालों को ढूंढते हुए खाने का डिब्बा उठा लेता है। इसी बीच जूलिया अपने कंधे पर कपड़े से पट्टी बांधती है और उस आदमी के आने का इंतजार करती है, जो अब धीरे धीरे बाथरूम के पास आ रहा है। आखिर में वो आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है, इस उम्मीद में कि कोई अंदर होगा, लेकिन उसी पल जूलिया जहाज के छोटे छेद से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और बच निकलती है। बेन बाहर वहीं कुत्ते से टकरा जाती है। कुत्ता अपने मालिक को चेतावनी देने के लिए भौंकने लगता है। फिर वो कुत्ता जूलिया की तरफ दौड़ता है। जूलिया के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए ब्लेड से कुत्ते को मार देती है। कुत्ते की दर्द भरी आवाज सुनकर वो आदमी दौड़कर आता है और जमीन पर अपने पालतू कुत्ते को मरा हुआ पाता है। ये देखकर वो और गुस्से में आ जाता है और जूलिया की तलाश में निकल पड़ता है। उधर जूलिया फिर से जहाज पर चढ़ने में सफल हो जाती है और अंदर अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी वो आदमी अचानक उस पर हमला करता है और उसके चेहरे पर जोर से मारता है, जिससे जूलिया जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वह आदमी जूलिया के पैरों को खींचने लगता है, लेकिन जूलिया उसे बहुत जोर से लात मारती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो अपना चाकू वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता। वो जूलिया से चाकू छीन लेता है और उसका सिर जमीन पर जोर से मारता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी कैसी और बेन भी ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन आखिरकार वो आदमी जूलिया के चेहरे पर एक और मुक्का मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश करता है। अब कैसी ये सब और सहन नहीं कर पाती। वो अपनी फ्लेयर गन निकालती है और सोफे में छुपे हुए हिस्से को खोलती है। इसके बाद वो गोली चला देती है। गोली सीधे उस आदमी को लगती है और गोली से रसोई में आग लग जाती है और जूलिया जल्दी से जरूरी सामान उठाने के लिए दौड़ती है, ताकि सबको जलने से पहले बचाया जा सके। जैसे ही वो बैग उठाती है, वो आदमी फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार जूलिया सीधे उसके चेहरे पर लात मारती है। फिर वो अपने बच्चों के पास दौड़ती है। बच्चे अपने पिता टॉम को देखते हैं और उन्हें गले लगाकर उठाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि वो जाग जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि टॉम की मौत हो चुकी है और परिवार उसके शव पर शोक भी नहीं मना पाता, क्योंकि वो हमला करने वाला आदमी अभी भी जिंदा होता है और उनकी ओर बढ़ रहा होता है। जिसे देख जूलिया, कैसी और बेन तीनों पहाड़ों की ओर भागते हैं। जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो कुछ देर के लिए रुकते हैं, ताकि थोड़ी सांस ले सकें और अपनी ताकत वापस पा सकें। लेकिन बेन अब भी अपने पिता की मौत से बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि उसके गुब्बारे के संकेतों की वजह से ही खतरनाक आदमी तक पहुंच पाया, तो खुद को दोषी मानता है। तभी उसकी माँ जूलिया उसे दिलासा देती है। वो कहती हैं कि ये उसकी गलती नहीं है और वो अपने बच्चों को हर हाल में सुरक्षित रखने का वादा करती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों फिर से पनडुब्बी की ओर चल पड़ते हैं।
लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बेन का सामना एक शार्क से होता है। ये शार्क ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी क्योंकि अब पानी बहुत कम है। तभी जूलिया अपने बेटे से कहती है कि वो चलता रहे और वो अपनी दूरबीन से देखती है कि वो खतरनाक आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है, जिसे देख परिवार जल्दी से वहां से भागता है। रास्ते में उन्हें इंसानों द्वारा फैलाया गया प्रदूषण दिखाई देता है, जैसे कि तेल के ड्रम और प्लास्टिक की बोतलें जो जमीन पर बिखरी होती हैं। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और बेन को बहुत थकावट और पानी की कमी की वजह से चक्कर आने लगते हैं। वो बीमार महसूस करने लगता है। तभी जूलिया तुरंत पानी की बोतल लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कैसी ने बोतल का ढक्कन ठीक से नहीं बंद किया था। अब उसमें बस कुछ ही बूंदे पानी बचा है। ये देखकर जूलिया गुस्से में आ जाती है। वो अपनी बेटी कैसी से कहती है कि ये उसकी गलती है और अगर उनके पास पानी नहीं होगा तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर जूलिया और कैसी के बीच बहस हो जाती है और कैसी कहती है कि शायद ये पूरी यात्रा ही बेकार हो गई है, लेकिन जूलिया ने उसे डांटा और कहा कि अब रुकना नहीं है, हमें बस चलते रहना है। तभी आखिरकार उन्हें रेगिस्तान के बीच में एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ हवाई जहाज मिला। उन्होंने तय किया कि वे आज के बाकी दिन के लिए यहीं रुकेंगे और उसे अपना अस्थायी घर बना लेंगे। जैसे ही जूलिया एक सीट पर बैठी, उसने बेन के जन्मदिन पर ली गई एक तस्वीर देखी और अपने मरे हुए पति को बहुत याद किया। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैसी ने अपनी माँ से पूछा कि वे दोनों कैसे मिले थे, जिस पर जूलिया ने बताया कि वो टॉम से एक अस्पताल में मिली थी जब वो वहाँ डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रही थी। टॉम कॉलेज रिसर्च के दौरान घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए उसी अस्पताल लाया गया था। जूलिया ने उसकी देखभाल की और जब टॉम को होश आया तो उसे पहली ही नजर में जूलिया से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और उनका रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से टॉम को वापस जर्मनी लौटना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद वो मियामी में एक नौकरी के ऑफर के साथ लौट आया। इस नौकरी को लेने की सिर्फ एक शर्त थी कि जूलिया को उसका साथ देना होगा। इसलिए टॉम ने जूलिया से शादी करने के लिए कहा, जिस पर जूलिया ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी और फिर दोनों ने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताई। लेकिन उनकी ये खुशहाल दुनिया तब टूट गई जब टॉम की जान उसी आदमी ने ले ली जो अब उनके परिवार को भी परेशान कर रहा है। जैसे ही जूलिया ने ये सब बातें खत्म की, तीनों टॉम को याद करके रोने लगे। इसके बाद वे दिन के बाकी हिस्से में थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं। समय बीतता है और जूलिया और बेन सो जाते हैं, जबकि कैसी जाग जाती है और प्लेन के बाहर कुछ काम करने चली जाती है। उसे पता नहीं होता कि वही खतरनाक आदमी उसके पीछे छिपा है और धीरे धीरे उस पर हमला करने के लिए पास आ रहा है। लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि जूलिया भी जाग चुकी है। जैसे ही जूलिया उसे देखती है, वह बिना समय गवाए चाकू लेकर उस आदमी की पीठ पर वार करती है। फिर उसके दिल पर एक और जोरदार हमला करती है। उस आदमी को जिसने उसके पति की जान ली थी, घायल देखकर जूलिया रुकती नहीं। गुस्से में बार बार चाकू से वार करने लगती है, जैसे अपने सारे दर्द और गुस्से को बाहर निकाल रही हो। कैसी अपनी माँ का गुस्सा देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह उसे गले लगाती है ताकि जूलिया शांत हो जाए और चाकू छोड़ दे। आखिरकार वह खतरनाक आदमी मारा जाता है और परिवार उस रात आराम से सो पाता है। लेकिन अगली सुबह जब वे उस आदमी के शरीर को देखने जाते हैं तो देखते हैं कि उसे किसी जानवर ने बुरी तरह फाड़ दिया है। ये देखकर जूलिया डर जाती है कि शायद पास में कोई और ज्यादा खतरनाक चीज या कोई और इंसान मौजूद है। इसलिए वो अपने बच्चों से कहती है कि वे तुरंत अपनी यात्रा फिर से शुरू करें। कड़ी गर्मी में चलते चलते बेन अकेले आगे बढ़ जाता है और गलती से एक गंदे कीचड़ वाले पानी के तालाब में गिर जाता है। प्यासा होने के कारण बिना सोचे समझे उस गंदे पानी को पीने लगता है। ये देखकर उसकी माँ और बहन जल्दी से दौड़कर उसे बाहर खींचते हैं ताकि वो बीमार न हो जाए। इसके बाद वे तीनों पास के एक मैदान में पहुंचते हैं जहां बहुत सारी टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी होती हैं। वे वहीं रुक जाते हैं और इन कुर्सियों की मदद से एक अस्थायी कैंप बना लेते हैं। तभी जूलिया अपने बेटे को गंदा पानी पीने से बीमार होने से बचाने के लिए उसे दवा देती है, लेकिन अब चलने की हालत में नहीं होते, इसलिए तीनों वहीं आराम करने लगते हैं। तभी जूलिया को दूर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें धीरे धीरे पास आती जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर अपने पंजों से जमीन पर तेजी से दौड़ रहा हो। समय बर्बाद किए बिना जूलिया अपने बच्चों को उठाती है और वे तीनों वहां से भागते हैं। वे पहाड़ी पर चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचने पर उन्हें एक कार्गो शिप दिखता है जो वहां फंसा हुआ है। उसके पास कुछ बचे हुए लोग कैंप बनाए हुए हैं। जूलिया उनसे मदद मांगती है, लेकिन वे लोग पिस्तौल और बंदूकें लिए होते हैं और डर के कारण उन्हें मना कर देते हैं। फिर वे सभी लोग कार्गो कंटेनरों के अंदर छिप जाते हैं। तब जूलिया अपने बच्चों से कहती है कि वे समुद्री राक्षसों के उन तक पहुंचने से पहले कंटेनरों के ऊपर चढ़ जाएं। उसके बाद जूलिया खुद चढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक राक्षस उस पर हमला कराता है और उसका पैर घायल हो जाता है। फिर भी वो किसी तरह समय रहते ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और तीनों कंटेनर के ऊपर सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। वे समुद्री जीव कंटेनरों के छोटे छोटे हिस्सों को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सबको मार डालते हैं। उसी समय जूलिया अपने घायल पैर की वजह से बेहोश हो जाती है।
अगली सुबह जब वो होश में आती है तो उसके बच्चे वहां नहीं होते। वो उन्हें खोजने निकलती है और थोड़ी दूर पर कैसी को ढूंढ लेती है जो मदद की तलाश में गई थी, लेकिन उसे कोई भी जीवित इंसान नहीं मिला। इसके बाद पूरा परिवार वहां की जगह की खोज करता है ताकि कुछ जरूरी सामान मिल सके। उन्हें वहां बचे हुए लोगों के छोड़े हुए हथियार भी मिल जाते हैं। फिर जूलिया गोला बारूद से थोड़ी बारूद निकालकर आग जलाती है ताकि अपने पैर के घाव को संक्रमण से बचा सके। फिर वो रेडियो चालू कर देती है और टॉम और समुद्र से आए अजीब जीवों के बारे में नाव से बात करती है। नाव उन्हें बताता है कि ये जानवर आर्थ्रोपोड्स हैं जो समुद्र की बहुत गहराई से आए हैं और अब जमीन के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ये जीव बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को मार देते हैं। फिर नाव उन्हें जल्दी करने को कहता है क्योंकि आर्थ्रोपोड्स के खतरे के अलावा पनडुब्बी का सिस्टम बता रहा है कि समुद्र पहले की उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी वापस आ जाएगा। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा और अगर वे समय पर पनडुब्बी तक नहीं पहुंचे तो समुद्र की लहरें उन्हें बहा ले जाएंगी। उनकी मदद करने के लिए नाव अब एक फ्लेयर फायर करता है ताकि उन्हें रास्ता दिख सके। इस वजह से जूलिया को समझ आ जाता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। रास्ते में एक बहुत गहरी खाई आती है जिसके किनारे संकरे और पत्थर से भरे हुए हैं। फिर भी परिवार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी एक बड़ी चट्टान गिरने लगती है। वो चट्टान कैसी और बेन पर गिरने वाली होती है, लेकिन जूलिया उन्हें धक्का देकर बचा लेती है। हालांकि गिरती चट्टानों की वजह से माँ और बच्चों के बीच एक रुकावट आ जाती है और अब जूलिया उनके पास नहीं पहुंच सकती। फिर भी वो अपने बच्चों से कहती है कि वे आगे बढ़ें और खुद को बचाएं। बच्चे पहले तो मना करते हैं, लेकिन जूलिया उन्हें जोर देकर समझाती है कि वो किसी तरह दोबारा उनके पास आ जाएगी। इसके बाद कैसी और बेन पनडुब्बी की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि नाव बहुत बुरी तरह घायल है। ऐसा लगता है कि उस पर भी आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया है। बहुत खून बह जाने के कारण उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर भी वो चाहता है कि बच्चे सुरक्षित पनडुब्बी के अंदर चले जाएं और वो अपनी जगह जूलिया को देना चाहता है। जब कैसी सुनती है तो वो जूलिया को वापस लाने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी बेन उसे अपनी माँ का दिया हुआ हार देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। कैसी फिर दौड़ती हुई उस खाई में वापस जाती है। उधर जूलिया को आर्थ्रोपोड्स की आवाजें सुनाई देती हैं और वो कैंप से उठाई गई शॉटगन से उन पर गोलियां चलाती है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स ज्यादा हैं और उसकी बंदूक की गोलियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। उसे लगता है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो बस अंत का इंतजार करती है। लेकिन तभी ऊपर चट्टानों से कैसी दिखाई देती है। वो अपनी माँ की ओर हाथ बढ़ाती है और कहती है कि पनडुब्बी में एक सीट अभी बची है। यह सुनकर जूलिया हिम्मत जुटाती है और कैसी की मदद से चट्टानों पर चढ़ जाती है। फिर माँ बेटी दोनों तेजी से पनडुब्बी की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ सैकड़ों आर्थ्रोपोड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे देखते हैं कि नाव अब जीवित नहीं है और चारों तरफ समुद्री जीव फैलने लगे हैं, लेकिन जूलिया, कैसी और बेन किसी तरह पनडुब्बी के अंदर घुसने में सफल हो जाते हैं। अंदर वे खिड़की से देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समुद्री लहरें उनकी तरफ बढ़ रही हैं। वे जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं और सीट बेल्ट बांध लेते हैं। फिर आखिर में समुद्र की बड़ी लहरें पूरे रेगिस्तानी इलाके को ढक लेती हैं और पूरी ताकत से पनडुब्बी को धक्का देती हैं। अंदर बैठे जूलिया, कैसी और बेन को ये नहीं पता होता कि वे जिंदा बच पाएंगे या नहीं। जूलिया को टॉम की मौत और उस आदमी की याद आने लगती है जिसने उनका पीछा किया था। इन दुखद यादों के साथ साथ समुद्र की डरावनी ताकत का डर भी उन पर छा जाता है, जो पनडुब्बी को बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ झटका देता है। फिर भी परिवार हार मानने को तैयार नहीं होता। वे एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं और इस तूफानी हालात का डटकर सामना करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वे जिंदा बच जाएंगे। फिर कई घंटों की अनिश्चितता के बाद वे महसूस करते हैं कि पनडुब्बी अब स्थिर हो गई है, जैसे वो जमीन पर आ गिरी हो। जूलिया ऊपर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि वे तीनों एक ऐसे शहर में पहुंच गए हैं जो समुद्र की विशाल लहरों से पूरी तरह तबाह हो चुका है। अपने बच्चों को जिंदा और सुरक्षित देखकर जूलिया उन्हें गले लगा लेती है और उन्हें राहत महसूस होती है कि एक पारिवारिक यात्रा जो एक डरावने संघर्ष में बदल गई थी, वो अब खत्म हो गई है।